मंच पर बैठे हुए इस क्षेत्र के पार्टी के पदाधिकारीगण, मेरे बगल में बैठे हुए और अभी जिन्होंने आपको संबोधित किया, इस साबरमती क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री अरविंद भाई पटेल और आज की इस सभा में उपस्थित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, मुझे स्मरण आता है कि राणीप जब अलग नगर पालिका थी तब मैं यहाँ पर आया था और तब शायद आपके यहाँ पर ही गया था, आपके निवास पर गया था। आज बहुत खुशी है कि इस क्षेत्र में इस सभा को संबोधित करने का मुझे अवसर मिल रहा है और सभा में बोलने से पहले मेरे जीवन में जो एक प्रकार से मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिनके मैंने दर्शन केवल किए जब वो लोकसभा में थे और जो एक प्रकार से हिंदुस्तान में स्वतंत्र भारत में सबसे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, जो पद आगे चल करके मुझे संभालने का सौभाग्य मिला और उनके प्रतिमा का सम्मान करते हुए उनको पुष्पमाला अर्पित करने के बाद मैं यहां पर बोल रहा हूं। आप में से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गुजरात में और अहमदाबाद में पहली बार आया तब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। मैं 1945 की बात कर रहा हूं, स्वतंत्रता मिलने से भी 2 साल पहले। तब अहमदाबाद इतना बड़ा नगर नहीं था, लेकिन मुझे अहमदाबाद में आने के बाद एक बात का जो खेद हुआ वो ये कि भाई इस प्रदेश के अगर कोई महान 2 पुत्र थे, सपूत थे, तो एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन उनसे भी महान जिनको माना गया वे थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में उन दिनों में एक गीत प्रसिद्ध था कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और अहमदाबाद में, गुजरात में पहली बार आने पर जिस बात के कारण मन में थोड़ा सा रंज हुआ, खेद हुआ, वो साबरमती के दर्शन करके कि साबरमती कैसी है। इसको कोई साबरमती ऐसी नदी माना जाए कि जिसके कारण गांधी जी का नाम भी आदर से लिया जाना है, तो उनको साबरमती का संत करके पुकारा जाए, ऐसी तो नदी दिखती नहीं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं एक राजनीतिक चुनाव के संदर्भ में यहां पर आया हूं और वो चुनाव साधारण नहीं है। मैंने चुनाव बहुत देखे। 1951 में भारत की आजादी के 4 साल बाद एक नई पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई और उस पार्टी का नाम उन्होंने रखा भारतीय जनसंघ। और बहुत सारे नौजवान, उस समय नौजवान थे, मेरी उस समय केवल उम्र 23-24 साल थी,
वाजपेयी जी मुझसे 2-3 साल बड़े थे, और दीनदयाल उपाध्याय थे, नानाजी देशमुख थे, ऐसे बहुत सारे लोग। हम भी भारतीय जनसंघ में शामिल हुए, और मैं आपको कह सकता हूं कि जनसंघ में शामिल होने के बाद पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, और उस 52 के चुनाव से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं आज तक, उनमें से शायद ही कोई चुनाव होगा जिसमें मैं सक्रिय न हूं, शायद ही कोई चुनाव होगा जिसमें मैं भाग न लिया हो। लोकसभा के सभी चुनावों में और अधिकांश विधानसभा के चुनाव में मैं सक्रिय रहा हूं, कैंपेनर के रूप में और कई बार पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें तो सबकी दिलचस्पी होती है, सारे हिंदुस्तान में होता है। लेकिन विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उनमें साधारणतः खाली उसी प्रदेश या आसपास के एक आध और प्रदेश, उनकी दिलचस्पी रहती है और किसी की नहीं रहती। अब कई बार मान लो चुनाव हो रहा है उड़ीसा में, तो गुजरात के कितने लोग होंगे जो उसमें दिलचस्पी लेंगे? गुजरात का चुनाव हो रहा है मानो साधारणतः, तो क्या असम के लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे? नहीं होता। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि इस बार गुजरात में जो इस समय चुनाव हो रहा है, जिसका के पहला फेज खत्म हुआ, 2 दिनों का चुनाव है, एक 13 तारीख का और एक 17 तारीख का। परिणाम जो है वो 20 तारीख को आएंगे। और 13 तारीख के जो चुनाव थे उनमें से एक चुनाव में आज मैं दोपहर को गया हूं, साणंद के चुनाव में, और जिसका 13 तारीख को पूरा हो जाएगा, परसों पूरा हो जाएगा। आज उसका प्रचार शाम को 5 बजे तक था। मैं सभा में 5 बजने में 5 मिनट थे, तब तक मैं बोला। घड़ी देख करके मैंने कहा 5 बजे के बाद नहीं होगा, इसीलिए मैं 5 मिनट पहले समाप्त करता हूं। लेकिन ये पहली बार है कि मैं आपको कह सकता हूं, गुजरात के सब नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए कि विधानसभाओं के चुनाव में गुजरात का 2012 का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसकी ओर हिंदुस्तान भर की नजरें लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, तो सारे विश्व की नजरें लगी हुई है, सारी दुनिया देख रही है कि यहां पर क्या होगा। यहां के मुख्यमंत्री 2 बार पहले जीत चुके हैं, और आप में से जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या क्रिकेट में दिलचस्पी लेते हैं, उनको पता होगा कि अगर मानो किसी दिन पठान वो 1 विकेट ले ले, दूसरे बॉल पर दूसरी विकेट ले ले, तो फिर सब लोग कहते हैं, सब लोग टेलीविजन देखने वाले, स्टेडियम में बैठ करके दर्शक के रूप में मैच को देखने वाले सब लोग इंतजार करते हैं कि क्या तीसरे पर भी विकेट होगा, और तीसरे पर विकेट होगा तो उसको कहते हैं हैट्रिक। मैं आपको ये कहने आया हूं कि मुझे विश्वास है कि आने वाली 20 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे उसमें हैट्रिक अवश्य होगा। और ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं आपको कह सकता हूं कि क्योंकि मैं पार्टी में शुरू से रहा हूं, इसीलिए आज केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हम विपक्ष में हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, खुशी है, गर्व भी है
कि आज मैं जब लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में भले शासन नहीं होगा, केंद्र में हम विपक्षी दल का काम करते होंगे और एफडीआई जैसे मामले आ जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे पक्ष ने जिस प्रकार से काम किया, सरकार मतदान नहीं चाहती थी, हमने मतदान करवाया और मतदान करवा करके इस बात को प्रमाणित किया कि भले मतदान में दो पार्टियां जो वैसे तो एफडीआई के खिलाफ थी, खिलाफ इतनी थी कि जब देश भर में भारत बंद हुआ तो उन्होंने बड़े जोर शोर से समर्थन किया कि हाँ ये एफडीआई नहीं होना चाहिए, और जब वोट देने का मौका आया तो एक कभी भाग गया, एक ने वोट दे दिया। ये क्या विपक्षी दल है? लेकिन दुनिया भर के सामने एक्सपोज हो गए और क्या कहेंगे जाकर के, कथनी और करनी में इतना फर्क होता है। यह पार्टी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। अगर हम कोई बात कहते हैं तो करके दिखाते हैं, और इसीलिए मैं आपको कहने आया हूं कि आपको गर्व करना चाहिए कि आपके यहां पर ऐसे नेता हैं कि जो, अगर हमने कहा कि हम देश को न केवल स्वराज्य देंगे लेकिन सुराज्य भी देंगे, न केवल स्वशासन देंगे लेकिन ईमानदार शासन भी देंगे, तो उसको कार्यान्वित करने के लिए स्वयं व्यक्ति ईमानदार चाहिए। ईमानदार व्यक्ति ही ईमानदार शासन दे सकता है। और इसीलिए कभी कभी कांग्रेस पार्टी की ओर से जब कहा जाता है इतना पैसा केंद्र ने दिया, गुजरात के नेता ने उसका उपयोग नहीं किया, हमारे यहां पर ऐसे कभी बेईमानी नहीं होती, कभी बेईमानी नहीं। और इस गुजरात में तो कोई सवाल ही नहीं, हर एक मानता है कि गुजरात में पिछले सालों में जो विकास हुआ है उस विकास का सबसे बड़ा आधार है सुशासन, ईमानदार शासन, ऐसा शासन जिसमें निर्णय करने की क्षमता हो, ऐसा शासन जिसमें पूरी देर जो भी निर्णय करता है वो निर्णय जनता के कल्याण के लिए करता है। कल्याणकारी, ईमानदारी, निर्णायक, ये तीन गुण होने बहुत जरूरी है अच्छे शासन के लिए, और वो गुण नरेंद्र भाई मोदी में कूट कूट करके भरे। इसीलिए नहीं तो ये मैंने आपको बताया ना कि साबरमती की स्थिति मैंने 45 में देखी थी और आज 2012 में कोई आकर के देखे साबरमती की स्थिति, कितना अंतर हो गया। जहां लगता था ये तो कोई नदी तो है नहीं, ये तो कोई गंदा नाला है जिसपे आसपास लोग कुछ रहते हैं, स्लम्स वहां पर बने हुए हैं, स्थिति बदल गई। ऐसा परिवर्तन हो गया है कि आज मुझे याद आता है 45 और आज ये 2012, 2-3 साल से ये परिवर्तन आया है। धीरे धीरे करके स्थिति ऐसी बदली है, सारे गुजरात की बदली है। बहुत कम लोगों को शायद ज्ञान होगा कि मेरा परिवार जब स्वतंत्रता मिली उससे पहले मन में एक ही इच्छा होती थी कि भारत अंग्रेजों के चंगुल से, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कब होगा, आजाद कब होगा। एक ही इच्छा होती थी, भारत स्वतंत्र हो जाए। और वो इच्छा जब पूरी हुई 47 में, तो उसके साथ साथ न केवल देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी मिला। भारत के 2 टुकड़े हो गए। उस समय का कोई कांग्रेस नहीं चाहती थी विभाजन, कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे विभाजन, देश नहीं चाहता था विभाजन, कोई नहीं चाहता था। लेकिन विभाजन हुआ और विभाजन के परिणाम स्वरूप कत्लेआम हुआ,
लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग वे बेघर हुए, अपने अपने घरों से निर्वासित हो गए। और ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, और आंखों से देखते हुए हम चकित थे कि क्या होगा, कैसे होगा। आप सोच नहीं सकते कि उस समय की सरकार में जो भी गृह मंत्री था, उस गृह मंत्री के ऊपर कितना बड़ा दायित्व आ पड़ा। बहुत बड़ा दायित्व था कि संभालो इतने लाखों करोड़ों लोगों का कत्लेआम होना, इतने लाखों करोड़ों परिवारों का बेघर होना और उनका पुनर्वास करवाना। और उसके लिए कितना समय उनको मिला। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास है कि स्वतंत्रता मिली अगस्त 1947 में। देश के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने अगस्त 1947 में। और वो कब तक रहे? उनका देहांत हुआ दिसंबर 1950 में। 3.5 साल केवल उनको मिले ये सारे काम करने में। इतना बड़ा, इतने सालों तक 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, उसको संभालना, ट्रांसफर ऑफ पावर, और इतने लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए या हत्याएं हुई, उनकी देखभाल करना, पुनर्वास करवाना, सब 3.5 साल में। और जिस क्षेत्र बड़प्पन से किया उन्होंने, मैं उसका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। इन दिनों में मैंने 3-4 पुस्तकें उसके बारे में पढ़ी है। तो अद्भुत अद्भुत जो कुछ करके दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वह अद्भुत था। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था, और वो किया उन्होंने। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमको समझना चाहिए कि सुशासन का कितना महत्व रहता है देश के लिए, देश को महान बनाने के लिए। मेरे मन में तो इच्छा थी कि भारत स्वतंत्र हो जाए, उसके बाद 20वीं शताब्दी में ही, 1947 में हमको आजादी मिली, मैं सोचता था कि 20वीं शताब्दी में ही हम इस बात को देख सके कि हिंदुस्तान में अब कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसको दिन में भोजन न करने को मिले, भूखा रहे, बच्चों को दूध न मिले। कोई ऐसा परिवार न बचे कि जहां के लड़के लड़की को शिक्षा का अवसर न मिले। नहीं हो सका। 2000 का वर्ष आ गया, लेकिन भारत जो है वो इन कठिनाइयों में से उभर नहीं पाया। हमारे मन में तो ये था कि 2000 आते आते हिंदुस्तान को दुनिया के पहली पंक्ति में खड़ा होना चाहिए, कि जो लोग कहेंगे या भैया गरीब नहीं होती, यहाँ पर सब जगह सड़कें वड़कें अच्छी है, यहाँ पर सब जगह पर हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है, ये सारी चीजें हो जाए। नहीं हुई। गुजरात में हो गई हो। गुजरात में गांव गांव में व्यवस्था करके जल पहुंचाया, पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई। अगर लोग बच्चों को, लड़कों को स्कूल में भेजते थे गांव में, लड़की को नहीं भेजते थे, तो इस सरकार ने, गुजरात की सरकार ने चिंता करके अपने विधायकों को कहा, अपने एमपीज को कहा, अपने अधिकारियों को कहा कि उन गांव में जाओ जहां पर लोग अपने लड़कियों को स्कूल में नहीं भिजवाओ। उनको कहो जाकर के आपको लड़कियों को स्कूल में भेजना है। धीरे धीरे करके सब हुआ है। बहनें बैठी है यहाँ पर, उनको सबको पता है कि इस प्रदेश में हमने करके दिखाया है। और धीरे धीरे करके हमारी सरकारें और भी जो है वो भी सब यही करती है, देखती है कि भाई गुजरात में क्या आदर्श उपस्थित किया, यहाँ पर भी वही करो। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम, और इसका गर्व होता है हमको। मैं जाकर के संसद में जाता हूं, कभी कभी विदेश के लोग आकर के मुझसे मिलते हैं, पूछते हैं कि आप मूल निवासी तो कराची के हैं। मैंने कहा हाँ हूं। तो इस समय आप लोकसभा में मेंबर कहां के हैं? मैं कहता हूं मुझे इस बात का गर्व है कि
कि मैं गुजरात प्रदेश की राजधानी गांधीनगर का प्रतिनिधि हूं। मुझे इस बात का गर्व है और इसी कारण मैं अपने लोगों को भी बताता हूं। मैं 45 में आया था पहली बार यहाँ पर, बहुत साल हो गए, लेकिन उसके बाद से लेकर के और 47 के बाद तो बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। मित्रों, इसी कारण मैं आपको कहने आया हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें चूकना नहीं चाहिए। वोटर एक भी चूके नहीं चाहिए। मैं वर्षों से चुनाव सुधार की जब चर्चा करता हूं तब मैं लोगों को कहता हूं कि दुनिया में ऐसे भी लोकतंत्रीय देश है कि जहां पर मतदान करना ये केवल अधिकार नहीं होता है। अधिकार हिंदुस्तान में अधिकार है, मतदान करना, वोट देना हमारा अधिकार है, राइट है। और इसीलिए लोग समझते हैं कि जैसे बिजली जलाना अपने घर में वो किसी का अधिकार है और इसीलिए बटन ऑन करे तो बिजली जल जाएगी, बटन ऑफ करे बुझ जाएगी। तो वोट का मतदान का दिन आए तो चाहे तो जाकर के वोट दे आए, चाहे तो घर में बैठ करके गप्पे मारे, वो वोट न दे, गप्पे बैठे कहे ये पार्टी बेकार, वो पार्टी बेकार, ये कैंडिडेट बेकार, ये कैंडिडेट बेकार, ये बहुत अच्छा, हमको कोई पसंद नहीं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन मैं इस मत का हूं कि लोकतंत्र सफल वो होता है कि जिसमें आम नागरिक, आम वोटर मतदान को केवल अपना अधिकार न समझे, कर्तव्य समझे। मैं चूकूंगा नहीं, मतदान जरूर करूंगा। और इसीलिए मैंने नरेंद्र भाई ने जिस दिन अपनी विधानसभा से ये बिल पास करवाया कि मतदान करना अनिवार्य होगा, हर एक मतदाता को मतदान करना होगा, उसमें यह भी उन्होंने लिखा कि अगर किसी को लगे कि ये जो 4 कैंडिडेट खड़े हैं या 6 कैंडिडेट खड़े हैं सभी जो हैं वो योग्य नहीं है, तो वो लिखेगा कि मुझे कोई पसंद नहीं, ये भी अधिकार होगा, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मतदान करने जरूर जाएगा और वहां पर लिखेगा जरूर कि मुझे ये कोई पसंद नहीं या ये पसंद है, लिखेगा जरूर। दुर्भाग्य की बात यह है कि विधानसभा ने बिल पास किया लेकिन अभी तक उसको स्वीकृति नहीं मिली है। मुझे कारण नहीं समझ में आया क्यों गवर्नर ने स्वीकृति नहीं दी है, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने एक बार प्रधानमंत्री को भी कहा कि मैं तो इस मत का हूं कि ये हिंदुस्तान भर के लिए होना चाहिए, इस प्रकार का विधेयक सारे हिंदुस्तान में अनिवार्य मतदान होना चाहिए। लोकतंत्र को बड़ा बनाना है, ऊंचा बनाना है, इसी ढंग से बनता है, धीरे धीरे करके बनता है। मैंने पूछा कि भाई अरविंद पटेल, पूछा इनसे कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है कांग्रेस का, तो कहा कि कोई भरत पटेल है, भरत भाई पटेल है। तो मैंने पूछा कि भाई उनकी भी सभा कोई हुई, तो कहा नहीं हो रही है, शायद इधर कहीं हो रही है। अब मुझे उसी समय ख्याल आया कि कितना अच्छा होता कि वो अलग सभा ना करके और इसी सभा में आ जाते। मैं कभी इस बात को भूलता नहीं हूं कि मैं सांसद बनने से पहले, राजनीति में सक्रिय होने से पहले पत्रकार था और पहली बार अमेरिका में टेलीविजन का उपयोग किया गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और तब उन्हीं दिनों में एक तो कैंडिडेट थे निक्सन और दूसरे कैंडिडेट थे केनेडी, दोनों राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे और दोनों के बीच में टेलीविजन पर 3 बहस हुई, 3 डिबेट्स हुई निक्सन और केनेडी के बीच में। मैं पत्रकार था उन दिनों में। दिल्ली में या हिंदुस्तान में अभी तक टेलीविजन विकसित नहीं हुआ और टेलीविजन उतना ही दिखाई देता था जितना स्ट्रेट लाइन में पहुंच सकता है। मुंबई का टेलीविजन दिल्ली में नहीं दिखाई देता था और न्यूयॉर्क का तो दिखाई देने का सवाल ही नहीं था।
तो हमको यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी ने पत्रकारों को बुलाया कि आप आकर के निक्सन और केनेडी के बीच की डिबेट्स देखिए। और मैं गया था, मैंने देखा था। तभी मेरे मन में आया कि वो दिन कब आएगा हिंदुस्तान में जब चुनावों में अगर कोई ऐसी सभा होगी साबरमती की, रानीप की, और मैं उनसे पूछूंगा अपने अरविंद भाई पटेल से कि भाई तुम्हारे मुकाबले में कांग्रेस का कौन खड़ा है, तो वो कहेंगे कि भरत भाई पटेल खड़े हैं। मैंने कहा उनकी सभा हुई? तो उन्होंने कहा उनकी तो नहीं हुई, शायद आज हो रही है कहीं पर आसपास। मैंने कहा कितना अच्छा होता कि ये सभा बीजेपी की न होकर के इलेक्शन कमीशन की सभा होती और इसमें अरविंद भाई पटेल भी आते और भरत भाई पटेल भी आते, और जैसे केनेडी और निक्सन के बीच में बहस हुई थी वैसे यहां पर बहस हो जाती जनता के सामने। अरे मैं तो कहता हूं कि कितना अच्छा हो कि भाई हमारी तरफ से हमारे नेता गुजरात प्रदेश के नरेंद्र भाई मोदी हैं। कांग्रेस पार्टी तय कर ले कि आपका नेता कौन है, और दोनों के बीच में इसी प्रकार से हो जाए बहस, टेलीविजन पर बहस हो जाए, और सारे गुजरात में जिनके घर पे टेलीविजन लगे हुए हैं वो वहां बैठ करके देखें कि भाई क्या कहते हैं नरेंद्र भाई और क्या कहते हैं जो भी नेता है कांग्रेस का। कितना अच्छा होगा, लोकतंत्र विकसित लगेगा कि हाँ भाई ये केवल अमेरिका नहीं है जहां पर टेलीविजन पर बहस हो सकती है, यहां पर भी होती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सहज रूप से हो सकती है बिना दिक्कत के, लेकिन इरादा होना चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए, भारत को बड़ा बनाने की तमन्ना होनी चाहिए। मैं आपको कहता हूं एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक भारत का, गुजरात का और देश का, उसके मन में एक संकल्प जगाना चाहिए। मैं सब जगह कहता हूं कि अपना अपना इच्छा, अपनी अपनी इच्छा तो होती है कि मैं क्या बनूं, मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, मैं अच्छा प्रोफेसर बनूं, मैं अच्छा कलाकार बनूं, लेकिन एक इच्छा हर एक नागरिक के मन में होनी चाहिए कि मेरा देश दुनिया के देशों में नंबर 1 बन जाए। सन 2000 तक हम ये बात नहीं कर सकते, नहीं कर सके। 50 साल में अच्छा शासन नहीं मिला हमको, अच्छा संकल्प जगाने वाले नहीं मिले। आज वो स्थिति नहीं है। आज मैं सबको कहता हूं कि इस 21वीं शताब्दी में हर एक देशभक्त के मन में यह संकल्प जगना चाहिए कि मैं अपना आचरण, मैं अपना व्यवहार, मैं अपना काम इस ढंग से करूंगा कि थोड़े साल बाद ही दुनिया भर के लोग मानने लगेंगे कि 20वीं शताब्दी रही होगी इंग्लैंड की, अमेरिका की, रूस की, जर्मनी की, फ्रांस की, लेकिन 21वीं शताब्दी को हम भारत की शताब्दी बना करके दिखाएंगे। और भारत की शताब्दी बनाने के लिए अच्छा शासन चाहिए, ईमानदार शासन चाहिए, निर्णायक शासन चाहिए, और वह एक एक प्रदेश में चाहिए, पूरे देश में चाहिए। और ये करने के लिए एक शुरुआत करनी है आप लोगों को आने वाली 17 तारीख को, जब आपको वोट देना है। आपको ही नहीं देना है, मुझे भी वोट देना है। मैं भी 17 तारीख को वोट देने आऊंगा। मैं यहीं का वोटर हूं और मैं आऊंगा और 17 तारीख को आकर के अपना वोट दे करके, और मैं देखूंगा कि निश्चित रूप से देश भर में एक उल्लास जग जाए हैट्रिक के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ऊंचे स्वर से कहिए जिस बात को मैंने कहा ना कि हम भारत माता की जय करके दिखाएंगे। बोलिए, इतना ऊंचा स्वर हो कि नई दिल्ली तक आवाज पहुंचे, भारत माता की।